नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन 9 पे आप सबका स्वागत है। आज बात करें तैयारी 4 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राचीन भारत के साम्राज्य। नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बिना किसी देरी के भारत के महान राजवंशों मौर्य, गुप्त और मुगल के उस शानदार सफर पर निकलेंगे जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप को आकार दिया। यकीन मानिए, ये सफर बेहद दिलचस्प होने वाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में इतने तो सिर्फ पैदल सैनिक थे। सोचिए, उस दौर में इतनी विशाल सेना जिसने पूरी प्राचीन दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया था। अब सवाल ये है कि इतनी सटीक जानकारी आई कहाँ से? तो ये आंकड़ा हमें प्राचीन काल के एक विदेशी संवाददाता कह लीजिए मेगस्थनीज की किताब इंडिका से मिलता है। उन्होंने अपनी आंखों से 6 लाख पैदल सैनिकों, हजारों घुड़सवारों और 9,000 हाथियों की इस अकल्पनीय ताकत को देखा था और प्रारंभिक भारत की इस समृद्धि को दुनिया के सामने रखा। तो आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह है। हम भारत के महान राजवंशों से शुरू करेंगे, फिर मौर्य प्रशासन और मेगास्थनीज पर बात करेंगे। उसके बाद समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार, गुप्तकालीन अभिलेखों का महत्व और आखिर में मुगल वंश की स्थापना पर नजर डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग, भारत के महान राजवंश, उपमहाद्वीप के संस्थापक। अब इस टेबल को देखिए, ये इन 3 विशाल साम्राज्यों का एक परफेक्ट चीट शीट है। मौर्य, गुप्त और मुगल तीनों के संस्थापक और अंतिम शासकों के बीच की ये तुलना कमाल की है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बाबर तक और पाटलिपुत्र से लेकर आगरा और दिल्ली तक सत्ता का ये जो केंद्र बदला, ये किसी टाइम मशीन में बैठने जैसा है। दूसरा भाग, मौर्य प्रशासन और मेगास्थनीज, प्राचीन विदेशी संवाददाता। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि उपमहाद्वीप में फैले इतने बड़े साम्राज्य को रोज चलाया कैसे जाता था। इसका जवाब हमें मेगास्थनीज देते हैं। सेल्यूकस निकेटर प्रथम के इस यूनानी राजदूत ने इंडिका में बताया कि उस वक्त भारत में भूमध्य सागरीय शैली वाली गुलामी बिल्कुल नहीं थे और पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन किसी भी आधुनिक व्यवस्था को टक्कर दे सकता था। और ये ऐतिहासिक ग्रंथ इस बात का सबूत हैं। इनमें मौर्यकालीन मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र है। देखिए, उनका नौकरशाही ढांचा कितना एडवांस था। कुल 18 अलग अलग विभाग थे जिनके प्रमुखों को अमात्य कहा जाता था। बिल्कुल आज के आधुनिक मंत्रालयों जैसा सिस्टम है ना। देखिए, चाणक्य और चंद्रगुप्त का विजन कितना स्पष्ट था। पूरे साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटना, पाटलिपुत्र को 30 सदस्यों वाली कमिटियों से चलाना और तो और न्याय के लिए दीवानी और फौजदारी अदालतें बिल्कुल अलग रखना। और सबसे अहम, उनका गूढ़ पुरुष यानी जासूसों का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि इतिहासकार इसे आज की इंटेलिजेंस एजेंसियों जितना ही चुस्त मानते हैं। तीसरा भाग, समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार, स्वर्ण युग। अब 4वीं सदी ईस्वी की तरफ चलते हैं, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस रिसर्च पर गौर करें तो समझ आता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। गंगा के मैदानों से लेकर सुदूर दक्षिण तक उनके आक्रामक और निर्णायक सैन्य अभियानों ने गुप्त साम्राज्य को उस दौर की सबसे बड़ी ताकत बना दिया था। पर एक मिनट रुकिए, बात सिर्फ जंग जीतने की नहीं थी। समुद्रगुप्त ने अपनी सैन्य ताकत को ज्ञान और संस्कृति के साथ जोड़ा। संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देना, आर्यभट्टा जैसे महान विद्वानों का समर्थन करना, ये सब साबित करता है कि महान साम्राज्य सिर्फ तलवारों के दम पर नहीं बल्कि संस्कृति और ज्ञान के बल पर भी टिके होते हैं। चौथा भाग, गुप्तकालीन अभिलेखों का महत्व, प्राचीन सोशल मीडिया। अब जरा सोचिए, जब ना इंटरनेट था ना अखबार, तो इन राजाओं ने अपनी उपलब्धियां कैसे ब्रॉडकास्ट की? खैर, उनके पास अपना खुद का सोशल मीडिया था। ये पत्थर के स्तंभ और तांबे की प्लेटें, चाहे हरिशेन द्वारा रचित इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति हो, मेहरौली का गरुड़ स्तंभ हो या फिर मंदसौर और उदयगिरी के अभिलेख, ये सब प्राचीन दुनिया के पीआर कैंपेन थे जो उनकी जीतों और फरमानों को हमेशा के लिए अमर कर गए। अगर हम प्रयाग प्रशस्ति और मंदसौर अभिलेख की तुलना करें तो एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ प्रयाग प्रशस्ति है जो पूरी तरह से राजा की असीम ताकत और साम्राज्य विस्तार का गुणगान करती है, लेकिन वहीं मंदसौर अभिलेख
राजा की नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन और रेशम बुनकरों जैसी ट्रेड यूनियनों की बात करता है। मतलब शाही दिखावे के पीछे एक बेहद स्वतंत्र और मजबूत आर्थिक व्यवस्था भी काम कर रही थी। 5वां भाग, मुगल वंश की स्थापना, एक नए युग की शुरुआत। चलिए अब 16वीं शताब्दी में चलते हैं। ये फ्लो चार्ट्स हमें सीधे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की कहानी में ले जाते हैं। फरगना की उन शुरुआती कठिनाइयों और भारी संघर्षों से गुजरने के बाद बाबर ने अपनी नज़रें भारत पर गड़ाईं और यहीं से उपमहाद्वीप में एक बिल्कुल नए युग यानी मुगल वंश के बीज बोए गए। इस टाइमलाइन पर बाबर के सैन्य अभियानों की रफ्तार देखिए, सच में हैरान करने वाली है। 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और फिर 1529 में घाघरा। महज 4 साल और हर साल एक बड़ी जीत। बाबर ने एक बेहद सुनियोजित तरीके से विरोधियों को खत्म करके भारत में मुगल शासन की जड़ें हमेशा के लिए जमा दीं। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। मौर्यों की गजब की नौकरशाही, गुप्त शासकों का वो सांस्कृतिक और आर्थिक स्वर्ण युग और मुगलों का मजबूत केंद्रीकृत सैन्य शासन, इन प्राचीन व्यवस्थाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक ऐसा आकार दिया जिसकी गूंज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सब। ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। मौर्यों की वो बेहतरीन खुफिया जासूसी व्यवस्था, गुप्त काल के शानदार PR अभियान और मुगलों का तेजी से सत्ता पर पकड़ बनाना। जरा सोचिए, आज की आधुनिक दुनिया और शासन प्रणालियों में इस प्राचीन प्रशासनिक DNA का कितना हिस्सा आज भी हमें खामोशी से चला रहा है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें क्योंकि यह तैयारी 4 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।